हेलो गाइस, रिवर्स ड्रामा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पृथ्वीराज मूवी को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गजनी अफगानिस्तान में मूवी स्टार्ट होती है, जहां मोहम्मद गौरी अपनी प्रजा के सामने एंट्री लेता है और बेड़ियों से जो उसमें सम्राट पृथ्वीराज को बाहर बुलाकर उन्हें सुल्तान के आगे झुकने के लिए कहते हैं। लेकिन पृथ्वीराज शान से अपना सर ऊपर उठाते हैं, जिसकी वजह से सुल्तान पृथ्वीराज को शेरों से लड़ने के लिए कहते हैं। अगर पृथ्वीराज जिंदा बच गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पृथ्वीराज की दोनों आंखों को चीर दिया गया है और उनके राजकवि चांद को भी प्रजा के साथ बिठा रखा है। चांद पृथ्वीराज के लिए कविता गा रहा है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। पृथ्वीराज पूरी वीरता और हिम्मत के साथ उन शेरों से लड़ मरते हैं और प्रजा को ये सब देखकर हैरान हो जाती है, जिस पर पृथ्वीराज कहती है कि असली मुकाबला तब होगा जब गजनी या कोई सिपाही आकर उनका गला काट देगा। उनकी ये शर्त है कि वो हर गजनी सिपाही को मार देंगे, पर उन्हें पहले चुनौती देनी होगी और पृथ्वीराज के जीत जाने पर गजनी में कैद उनके हिंदुस्तानियों को छोड़ना होगा। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज की बचपन से ही आंखें और सुनने की शक्ति बहुत तेज है। लेकिन फाइट में शेरों से घायल हो जाने के बाद पृथ्वीराज नीचे गिर जाते हैं और चांद उनका ख्याल रखता है। फिर हमें कुछ सालों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कन्नौज में कोवरी को पृथ्वीराज ने कलश भिजवाया है एंड कोवरी भी उन्हें तीर पर उनका नाम लिखकर भेजती है। और हम देखते हैं कि भगवान भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। होली का त्यौहार आ जाता है और अब मूवी का पहला गाना शुरू होता है, जिसमें पृथ्वीराज और कोवरी साथ में होते हैं। गाना खत्म हो जाने के बाद मीर हुसैन का दूत वहां पर आता है, जो पृथ्वीराज की शरण में आना चाहते हैं। एंड क्योंकि मीर हुसैन ने अपने बड़े भाई यानी सुल्तान गौरी से उसकी रखेल को लेकर भाग गया है, जो चित्ररेखा नाम है उसका, एंड मीर हुसैन से वो प्यार करती है। पृथ्वीराज के काका उसे मना करते हैं कि वो मीर हुसैन को अपनी शरण में ना ले, पर पृथ्वीराज अपनी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो अपनी सेना लेकर मीर हुसैन से मिलने जाता है, जहां पर उनका हार्दिक स्वागत किया जाता है। पर सुल्तान गौरी का पैगाम आया हुआ है कि जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज को कहा है कि वो मीर हुसैन को उसके हवाले सौंप दे और बेशक चित्ररेखा को अपने पास रख ले। पृथ्वीराज एक्सेप्ट नहीं करते और युद्ध का ऐलान कर देते हैं। काका का पट्टी उतारने का टाइम आ गया है, क्योंकि पृथ्वीराज ने युद्ध घोषणा कर दी है और पृथ्वीराज ने काका को सजा दी थी जिंदगी भर के लिए कि वो पट्टी बांध के रहेगा, क्योंकि उन्होंने भरी सभा में पृथ्वीराज का अपमान करने वाले व्यक्ति का सर काट दिया था। पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध लड़ने जाते हैं, जहां काका अपनी पूरी पावर दिखाते हैं और हाथी से उस गौरी को नीचे गिरा देते हैं। पृथ्वीराज और गौरी की तलवारबाजी शुरू हो जाती है, जिसमें पृथ्वीराज जीत जाते हैं और सुल्तान को हार हो जाती है। लेकिन युद्ध में मीर हुसैन की भी जान चली जाती है, इसलिए चित्ररेखा भी उनके साथ अपने शौहर के साथ दफन होना चाहती है। मोहम्मद गौरी को अभी जेल में बंद करके रखा गया है, जिनका हाल पूछने के लिए चांद वहां पर जाता है और कहता है कि पृथ्वीराज की जीत तब होगी जब वो हारेंगे और गौरी की मौत होगी। सभा में चांद कहता है कि गौरी का भी मृत्यु का टाइम नहीं आया है और पृथ्वीराज गौरी को मौत नहीं देते, क्योंकि वीरों को मौत मिलती है, कायरों को नहीं। इसलिए वो गौरी को पूरी इज्जत के साथ रवाना कर देते हैं। उधर कन्नौज में कन्नौजपति दिल्ली पाने के सपने देख रहे हैं, पर उन्हें पता चलता है कि पृथ्वीराज का दिल्ली पर राज अभिषेक होने जा रहा है। इसलिए कन्नौजपति दिल्ली के बादशाह यानी अपने नाना से पूछने जाते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, जिस पर बादशाह कहते हैं कि वो कायर है। लेकिन कन्नौजपति अभी भी हार नहीं मानने वाला, वो दिल्ली पाके रहेगा। हम देखते हैं कि कोवरी ने गंगा जल भेजा है पृथ्वीराज के राज्याभिषेक के लिए, लेकिन राज्याभिषेक हो जाने के बाद वहां पर कन्नौजपति का भाई संदेश लेकर आता है कि वो सूर्य यज्ञ कर रही है और पृथ्वीराज को आधी दिल्ली कन्नौजपति को देनी होगी। लेकिन पृथ्वीराज सूर्य यज्ञ की जगह युद्ध का ऐलान कर देते हैं। सूर्य यज्ञ करने से पहले कन्नौजपति को पृथ्वीराज को हराना होगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता, इसलिए वो पृथ्वीराज की सोने की मूर्ति वहां पर लगा देता है और पृथ्वीराज के सभी दुश्मन और दोस्त को अपनी बेटी कोवरी के स्वयंवर का निमंत्रण देता है। पृथ्वीराज की मूर्ति देखकर कोवरी अपने पिता से क्वेश्चंस पूछने लगती है और उन्हें कहती है कि वो अगर विवाह करेगी तो बस पृथ्वीराज से, वरना वो पूरी जिंदगी अकेले रहेगी। चांद ने पहले कहा था कि गौरी की मृत्यु तब होगी जब उसकी मौत होगी और उसकी मौत तब होगी जब पृथ्वीराज की मौत होगी, लेकिन अब कन्नौजपति वाले मैटर में उसकी को बोलती बंद हो चुकी है। कोवरी की माँ अपनी बेटी को पुरानी प्रथा समझाने आती है, लेकिन वो अब और कुछ नहीं करने वाली, उसे पृथ्वीराज से प्रेम हो चुका है और अगर पृथ्वीराज भी उससे मोहब्बत करता है तो वो अगले दिन स्वयंवर में उसके लिए वहाँ पर जरूर आएगा। हम देखते हैं कि स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति को कोवरी वरमाला पहना देती है और उसे विवाह की घोषणा कर देती है। कन्नौजपति उसे मारने वाला होता है, पर पृथ्वीराज की वहाँ पर एंट्री होती है, जो अपनी बीवी को लेने आया है और अगर कन्नौजपति में जरा सी भी वीरता होगी तो वो पीछे से हमला नहीं करेगा।
कोवरी अपनी सहेलियों के साथ कनौज छोड़कर चली जाती है और उसकी मां भी पृथ्वीराज को बधाई देती है। कनौजपति अपनी पत्नी की बात मान लेता है और पृथ्वीराज पर हमला नहीं करवाता। पृथ्वीराज और कोवरी पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और वो कोवरी दिवांगी से प्यार कर बैठता है। दरबार में एक बूढ़े काका होते हैं जो पृथ्वीराज को कोवरी को वापस छोड़कर आने के लिए कहते हैं, पर पृथ्वीराज स्त्रियों को पूरा अधिकार देता है और मना कर देता है। दोनों का विवाह होता है। मूवी में नया गाना आ जाता है। कुलदेवी के मंदिर जाने से पहले काका पृथ्वीराज को कहते हैं कि वो प्रार्थना करे कि काका की मृत्यु उससे पहले हो। एंड अब कनौजपति भी छल कपट करने के लिए तैयार है और वो गोडपुर पर हमला करवा देता है। पृथ्वीराज कोवरी के साथ कुलदेवी की पूजा करने गया हुआ होता है, इसलिए काका महामंत्री की बात ना सुनकर गोडपुर को वापस लेने के लिए चले जाते हैं अपनी सेना के साथ, जहां सभी सिपाही अपनी पूरी वीरता के साथ लड़ते हैं। पर काका मरते दम तक हार नहीं मानते और शहीद हो जाते हैं। चांद ये सब अपनी नज़र से देख रहा होता है। पूजा से लौटने के बाद पृथ्वीराज सभी वीरों की मौत को लेकर शोक मना रहा होता है और उसकी पत्नी कोवरी पर इल्जाम लग रहे होते हैं कि उसकी वजह से इतने सब लोगों की मृत्यु हो गई। तभी जयमुंड को पृथ्वीराज कहता है कि दिल्ली वो संभाले और वो खुद लड़ने जा रहा है। लेकिन तभी जामुंड पृथ्वीराज को काका के आखिरी लफ्ज बताता है और चांद के लिए कहता है कि वो हमेशा पृथ्वी के साथ रहे। प्रजा से कुछ लोग अब युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है और वो हिस्सा लेना चाहते हैं। पृथ्वीराज उन्हें केसरिया पहनाकर उनका स्वागत करता है। एंड हम देखते हैं कि कनौजपति भारत के बड़े सौदागर को बुलाकर सुल्तान के पास जाने के लिए कहता है ताकि वो पैसे के बदले पृथ्वीराज को उसे जिंदा सौंप दे। पृथ्वीराज इस पर दरबार में अकेले नहीं जाते और कोवरी को भी दरबार में पूरा अधिकार देते हैं। लेकिन तभी उस दादा की फिर से जलन होती है और वो क्वेश्चंस उठाने लगता है। लेकिन तब पृथ्वीराज मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और आवाम को पृथ्वीराज का फैसला स्वीकार हो जाता है। सौदागर सुल्तान के पास जाता है और सौदे के लिए सुल्तान थोड़ा सोचेंगे, पर वो अपने दूत को दिल्ली भेज देते हैं जो पृथ्वीराज को संदेश देता है कि वो पूरी दिल्ली उसे दे दे। एंड ये मौका उसे इसलिए मिल रहा है क्योंकि पृथ्वीराज ने सुल्तान को भी एक मौका दिया था, लेकिन पृथ्वीराज ये सब मना कर देती है और जंग के लिए ऐलान कर देती है, जिसमें 16,000 सिपाही मर जाते हैं सुल्तान के, दूसरी तरफ सिर्फ 8,000 मरे हैं। सुल्तान डेस्परेट हो जाता है और छल कपट करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए वो रात में ही हम देखते हैं कि दिल्लीपति के कैंप पर हमला करवा देता है और कुछ लोगों को वहाँ पे बंदी बना लेता है और जिंदा जलाने की धमकी देता है। ये सब होता हुआ देखकर पृथ्वीराज अपनी तलवार को नीचे रख देते हैं और हार स्वीकार कर लेते हैं। दिल्ली में जब ये खबर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि वहाँ की सारी औरतें वीरों को बलिदान देने के लिए उन पर नृत्य करती है और उनके कपड़े पहनकर जौहर में अपनी मौत को स्वीकार कर लेते हैं। पृथ्वीराज को जिंदा पकड़ने के बाद भी सुल्तान कनौजपति को वो पृथ्वीराज के नहीं सौंपते और पैसे तो वैसे भी लूट ही लेगा एंड ऊपर से उनकी बेटी भी चली गई। पृथ्वीराज को सुल्तान ने कैद कर लिया है और आवाम भी उन पर पत्थर फेंक रही है। सुल्तान का सेनापति पृथ्वीराज को कहता है कि वो सुल्तान के आगे अपनी आंखों को झुकाए, लेकिन पृथ्वीराज अपनी आंखें ऐसे कायरों के आगे नहीं झुकाने वाला है, वो मना कर देता है। इसलिए सुल्तान ऑर्डर देता है कि वो पृथ्वीराज की आंखें नोचवा ले। फिर हम देखते हैं कि सुल्तान चांद से मिलने जाता है जो उसे पृथ्वीराज को अपना पराक्रम दिखाने का एक मौका मांगता है, जिसे वो खुद भी देखना चाहता है। पर वार करने से पहले जितने भी वीर हैं उन सभी को चेतावनी देनी होगी पृथ्वीराज को। फिर वही सीन्स रिपीट होते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में हुए थे और पृथ्वीराज फिर से घायल होने के बाद अपने पराक्रम दिखाने के लिए आते हैं एंड उनकी वीरता देखकर जनता भी उन्हें सलाम ठोकती है। सुल्तान पृथ्वीराज को 7 मौका देते हैं अपनी आज़ादी लेने के लिए और सिपाहियों को छुड़वाने के लिए, लेकिन पृथ्वीराज को 7 मौके नहीं चाहिए। वो 6 तीरों को तोड़कर सुल्तान के आगे फेंक देते हैं और उनको चुनौती देते हैं कि तभी वो असली मुकाबला होगा जब सुल्तान खुद उससे लड़ने आएंगे। सुल्तान ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुद पृथ्वीराज से घोड़े पर भाला लेकर आते हैं उससे लड़ने के लिए। 2-3 बार पृथ्वीराज तीर चलाने वाले होते हैं लेकिन एंड टाइम पर रुक जाते हैं। लेकिन जब सुल्तान स्टाइल में एंट्री मारने वाले होते हैं तो पृथ्वीराज लोहे की आवाज़ सुनकर फ्लाइंग डाइव करके निशाना लगाते हैं और सुल्तान की मौत हो जाती है। चांद तभी ये सब देखकर नीचे कूदकर पृथ्वीराज से गले मिलने के लिए आता है, लेकिन तुरंत बाद जितने भी वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं वो पृथ्वीराज और चांद दोनों पर तीरों की बौछार कर देते हैं और कैदियों को भी आज़ाद कर देते हैं। वो सभी कैदी बाहर आकर अपनी केसरिया उतारते हैं और पृथ्वीराज और चांद को वो पहनाकर उसे उठाकर लेकर जाते हैं। एंड हमें पता चलता है कि ये सब वैसे ही हुआ है जैसे चांद ने पहले मूवी के स्टार्टिंग में कहा था कि वो दोनों इकट्ठे ही मरेंगे, और वही होता है यहाँ पर भी। सम्राट पृथ्वीराज जब अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं तो काका और कोवरी पृथ्वीराज को स्वर्ग में आने के लिए उनका स्वागत करते हैं और जितनी भी वहाँ पर जनता होती है वो उन्हें सलाम ठोकती है और यहीं पर सम्राट पृथ्वीराज की कहानी खत्म हो जाती है। और ये वीडियो भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।